Dear students, in previous lectures we studied about the optical and kinetic properties of the colloidal solution. So now today our topic is electrical properties of the colloidal solution. Electrical properties of interface, or you can say surface charge. So most surfaces acquire a surface electric charge when brought into contact with an aqueous medium. मीन्स कि अगर कोई भी पार्टिकल है जैसे ही वो एक्वस मीडियम के कंटैक्ट में आता है तो वो पार्टिकल का जो सरफेस है वहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। सपोज जैसे हमने लायोफोबिक कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में जब पढ़ा था तो उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है लायोफोबिक कोलाइडल डिस्पर्शन में तो उनमें क्या होता है एक चार्ज डेवलप होता है जिससे उनकी स्टेबिलिटी जो है मेंटेन रहती है। तो अब ये जो कोई भी पार्टिकल है जैसे मीडियम के कांटेक्ट में आने पे जो उसमें एक चार्ज डेवलप होता है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। उसके रीजंस है फर्स्ट इट कुड बी ड्यू टू द आयन डिसोल्यूशन, आयनाइजेशन और आयन एडसॉर्प्शन। So ion dissolution. Ionic substance can acquire a surface charge due to unequal dissolution of the oppositely charged ions of which they are composed. कि सपोज आपके पास क्या है कोलाइड पार्टिकल, ठीक है। तो अगर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम आप क्या करते हो, सपोज आपने कोई लायोफोबिक जो है कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो किसी एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के साथ, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट में कोलाइडल पार्टिकल होगा उस पे जो चार्ज डेवलप होगा हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका ड्यूरिंग दैट रिएक्शन आपके पास नेगेटिव आयन ज़्यादा है या फिर आपके पास पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अनइक्वल डिसोल्यूशन हो रहा है अपोजिटली चार्ज का। मीन्स या तो आपका पॉजिटिव ज़्यादा होगा या तो आपका नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो चार्ज जो है उस कोलाइड पार्टिकल पे जो है डेवलप हो जाएगा वहाँ पे। अब सपोज इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ दिस सिल्वर आयोडाइड, अगर आपने क्या करना है सिल्वर आयोडाइड का कोलाइड आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन जब आप अगर प्रिपेयर करने में नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी आफ्टर रिएक्शन तो उसमें क्या होगा जो सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल होगा उस पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो, ठीक है। और अगर आफ्टर रिएक्शन पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जो सिल्वर आयोडाइड होगा उस पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सपोज इफ वी टेक दिस एग्जांपल, अब अगर इसमें आपने क्या करना है सिल्वर आयोडाइड का कोलाइड बनाना है AgI, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे AgNO3 को किसके साथ रिएक्ट कराओगे सोडियम आयोडाइड के साथ NaI, ठीक है। अब इसमें जो सोडियम आयोडाइड है वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब ये NaI सोडियम आयोडाइड जब आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होगा तो जितना भी आपका सिल्वर है जो कि कम क्वांटिटी में है वो कंज्यूम अप हो जाएगा, ठीक है। कंज्यूम होने पे उसके बाद रिएक्ट ये प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा इसमें AgI बनेगा, ठीक है। अब इन एडिशन टू दिस AgI सिल्वर आयोडाइड आपके पास में क्या क्या प्रेजेंट होगा, I नेगेटिव होगा। I नेगेटिव क्यों होगा क्योंकि NaI जो है आपका एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो रिएक्ट Ag के साथ रिएक्ट होने के बाद भी आपके पास स्टिल अभी भी I नेगेटिव जो है वो रिटेन रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है NO3 नेगेटिव एंड थर्ड वन इज सो Na पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें अगर आप प्रोडक्ट में अब आप देखो मैक्सिमम जो आयंस है कौन से प्रेजेंट है I नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव, मीन्स कि नेगेटिव आयन जो है ज़्यादा है और Na पॉजिटिव जो है यहाँ पे सिर्फ एक से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको, तो मीन्स कि पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे कम है। तो इसीलिए जो आपका कोलाइड होगा सिल्वर आयोडाइड देयर विल डेवलप अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, ठीक है। अब सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेंगे कि आपने सिल्वर आयोडाइड बनाना है बट नाउ इन दिस रिएक्शन व्हाट विल यू टेक सोडियम आयोडाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, बट इन दिस केस जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, इट इज एक्सेस। तो अब
जब ये सोडियम आयोडाइड AgNO3 के साथ रिएक्ट होगा तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड AgI। ठीक है, अब NaI जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, AgNO3 एक्सेस में है। तो जब ये आपका आयोडीन जब सिल्वर के साथ रिएक्ट होगा तो आपका सारा का सारा जो आयोडीन है दैट विल गेट कंज्यूम्ड। ठीक है, बट Ag जो है क्योंकि वो एक्सेस में है, स्टिल उसमें क्या है, वो एज इट इज रहेगा उसमें। ठीक है, तो इसीलिए जब आप प्रोडक्ट में देखोगे आपके पास प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड मिलेगा, आपको आपको Na पॉजिटिव मिलेगा, आपको Ag पॉजिटिव मिलेगा और NO3 नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब इस केस में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव दो है और NO3 जो है वो एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स कि पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम है। तो इसीलिए जो आपके पास एक कोलाइडल पार्टिकल है सिल्वर आयोडाइड का, इसमें डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल। Ionization. In ionization, the charge is controlled by surface grouping. मीन्स कि आयनाइजेशन के केस में जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उस पर जो चार्ज डेवलप होता है उसका रीजन जो होता है दैट इज दिस सरफेस ग्रुपिंग। मीन्स कि उसमें क्या है कि कुछ ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, तो अगर ड्यू टू जैसे हम सपोज पीएच को चेंज करते हैं तो पीएच चेंज होने की वजह से क्या होता है, उस कंपाउंड की आयनाइजेशन होती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एसिडिक कंपाउंड है, आप उसको अल्कलाइन पीएच पे रखो तो अल्कलाइन पीएच पे क्या होगा, उसकी आयनाइजेशन होगी। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई बेसिक कंपाउंड होगा, बेसिक कंपाउंड को अगर आप एसिडिक पीएच पे रखो तो उसकी आयनाइजेशन होगी, और बेसिक को अगर आप अल्कलाइन पीएच ही रखोगे तो वो कंपाउंड जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो अब जो हम यहाँ पे पीएच को चेंज कर रहे हैं, इस पीएच के वेरी होने की वजह से क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है। ड्यू टू दैट आयनाइजेशन जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स है उन पे एक चार्ज डेवलप होता है। सपोज अब हम यहाँ पे एग्जांपल लें अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स का, तो जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इनमें कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। ठीक है, अब सपोज सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर जो अमीनो एसिड है अगर आप उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में रखोगे तो मीन्स कि आप उसको अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड, बेसिक पीएच प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, जो बेसिक पीएच है वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, जो उसमें कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप है उसमें से H जो है वो लूज कर जाएगा वो, और पीछे बचेगा COO नेगेटिव। मीन्स कि इसकी आयनाइजेशन हो गई और इसमें एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड हमारे पास केस आता है कि अगर आप इसी अमीनो एसिड को रखोगे एसिडिक सॉल्यूशन में, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो आपका कंपाउंड है उसकी अगेन आयनाइजेशन होगी। अब एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, जो इसमें ग्रुप प्रेजेंट है उसमें क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी। अब प्रोटोनेशन कहाँ पे होगी, COSO ऑलरेडी एसिडिक है ही, अब इसमें बेसिक पार्ट कौन सा है, अमीनो पार्ट, तो NH2 था, तो जब प्रोटोनेशन होगी तो उसमें NH3 में कन्वर्ट होगा, प्लस वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसकी वजह से इस पार्टिकल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक और इसमें हमारे पास पॉइंट आ रहा है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि ये हमारे पर्टिकुलर पीएच होता है, और इस पीएच पे क्या होगा कि जो सब्सटेंस है, जो भी कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इक्वल होंगे, उनका नंबर होगा वो इक्वल होगा, जिसकी वजह से नेट चार्ज जो पार्टिकल पे होगा दैट विल बी 0। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। Ion adsorption. In ion adsorption, the surface charge can be acquired by unequal adsorption of oppositely charged ions. तो ion adsorption में क्या होगा कि जो एक कोलाइडल पार्टिकल है उस पर चार्ज जो है वो जाके एड्सॉर्ब होंगे, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब होगा या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्ब होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर एड्सॉर्ब हो रहा है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्ब होगा तो दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज दिस
पार्टिकल, ठीक है। अब एड्सॉर्प्शन कैसे होगी, सपोज हम अगर सिंपल एग्जांपल ले कि आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है दैट इज डिस्पर्स्ड इन द एक्वस मीडियम, ठीक है। अब वाटर में अगर डिस्पर्स्ड है तो वो कोलाइडल पार्टिकल जो है, जो जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन में कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, उसमें कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे, दैट मीन्स इसमें कुछ कैटायंस होंगे और उसमें कुछ एनाइंस होंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि जो कैटायंस होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो आपके जो मैक्सिमम कैटायंस है वो कहाँ पे रहेंगे, सॉल्वेंट में, हाइड्रेटेड फॉर्म में। और जो एनाइंस होते हैं दैट इज द नेगेटिव चार्ज, उनकी इतनी टेंडेंसी नहीं होती है हाइड्रेट होने की, तो वो फ्री रहेंगे। तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, वो सब कोलाइडल पार्टिकल का जो सरफेस है उस पर जाके एब्जॉर्ब होंगे। तो इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल जो है दैट विल बी अ नेगेटिवली चार्ज। तो जनरली ऐसा ही होता है अगर हम सिंपल अगर बात करते हैं कि अगर आपका कोलाइडल पार्टिकल किसी एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है तो प्रेफरेंशियली जो नेगेटिव चार्ज है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं पार्टिकल के सरफेस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट का। अब सरफेस एक्टिव एजेंट जो है वो भी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होता है सरफेस पे, और एब्जॉर्ब होने पे वो इम्पार्ट करता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। अब वो पॉजिटिव चार्ज उसका एब्जॉर्ब हो रहा है सरफेस एक्टिव एजेंट का या फिर नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो रहा है, वो डिपेंड करता है आयनिक कैरेक्टर ऑफ द सरफेस एक्टिव एजेंट। मीन सपोज आपके पास क्या है, आपके पास एक कोलाइडल पार्टिकल है जो कि एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब उस सोल्यूशन में आप क्या कर रहे हो, सरफेस एक्टिव एजेंट ऐड कर रहे हो। अब आयनिक कैरेक्टर मीन्स की क्या है, जैसे आपने पढ़ा था कि देयर आर कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स, देयर आर एनायनिक सर्फेक्टेंट्स। तो कैटायनिक एनायनिक सर्फेक्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम सिंपल से कैटायनिक सर्फेक्टेंट की बात करें तो कैटायनिक सर्फेक्टेंट क्या होगा, जो डिसोसिएट होने पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देगा। तो मीन्स कि अगर आप ऐसे ही कोई कैटायनिक सर्फेक्टेंट जो है उसमें सोल्यूशन में ऐड करोगे जिसमें आपका कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है, तो आयनिक करेक्टर क्या है इसमें सरफेस एक्टिव एजेंट का, पॉजिटिव। तो इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होंगे, एड्सॉर्ब कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पे। और अब अगर आप एनायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट उसमें सोल्यूशन में जैसे डाल देते हो तो उसमें क्या होगा, उसका आयनिक कैरेक्टर क्या है, नेगेटिव। तो इसीलिए उस सरफेस एक्टिव एजेंट के जो नेगेटिव आयंस है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पे। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, आयन एब्जॉर्प्शन, ड्यू टू विच अ चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द पार्टिकल सरफेस। इलेक्ट्रिक डबल लेयर, सो इट इज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब हमने पीछे अभी पढ़ा कि जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पे एक पर्टिकुलर चार्ज जो है वो डेवलप होता है, और डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से वो चार्ज डेवलप होगा, तो आयन डिसोल्यूशन होता है, आयनाइजेशन या आयन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से वहाँ पे एक आयन जो है वो चार्ज जो है वहाँ पे डेवलप होगा। सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, हमने पीछे पढ़ा कि अगर आप क्या कर रहे हो, सिल्वर आयोडाइड का N3 है, सिल्वर नाइट्रेट, उसको आप रिएक्ट कर रहे हो सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो रिएक्ट होने के बाद आपके पास क्या आएगा, सिल्वर आयोडाइड का कोलाइड। अब उसके बाद इस सिल्वर आयोडाइड के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा वो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम आयन कौन से है, ठीक है। अब इसमें क्या हमने देखा कि रिएक्ट होने के बाद जो ये प्रोडक्ट आपके पास आया इसमें आपका तो AgI है, और इन एडिशन वहाँ पे I नेगेटिव प्रेजेंट है, NO3 नेगेटिव प्रेजेंट है और Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अब कंपेयर करें हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो मीन्स कॉमन आयन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयन। तो इसीलिए जो ये सिल्वर आयोडाइड है इसके अराउंड जो होगा देयर विल बी द I नेगेटिव, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आयन जो है इसके अराउंड डेवलप होंगे, तो ये सिल्वर आयोडाइड जो है इट विल बिहेव एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इसी चीज को अगर हम इस पिक्चर में देखें, सपोज अब यहाँ पे आपका क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है जिस क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज है डेवलप हुआ है, और ये पार्टिकल आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये है प्रेजेंट आपका एक डिस्पर्शन मीडियम में, ठीक है। और डिस्पर्शन मीडियम में आपके पास और कौन कौन से आयन फ्री प्रेजेंट है, I नेगेटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयंस
एंड सोडियम आयंस, ठीक है। मींस कि अभी डिस्पर्शन मीडियम में आपके कुछ आयंस है और वहाँ पे कुछ कैटाइंस है। अब क्योंकि ये जो पार्टिकल है इस पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि डिस्पर्शन मीडियम में जो बाकी के पॉजिटिव चार्ज है उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए मैक्सिमम पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इस पार्टिकल की तरफ मूव होंगे और वो इसके अराउंड एक स्ट्रांगली इसके साथ बाउंड हो जाएंगे इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उसकी कोशिश क्या रहेगी कि जो इसके नेगेटिव आयंस है वो किससे न्यूट्रलाइज हो जाए, पॉजिटिव आयन से, ठीक है। तो इसलिए ये क्या, इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, मैक्सिमम पॉजिटिव आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। नेक्स्ट थिंग इज कि अब ये जो पॉजिटिव आयंस इस नेगेटिव सरफेस की तरफ आ रहे हैं, ये पॉजिटिव आयंस है, ये होते हैं हाइड्रेटेड, मीन्स कि इनके साथ कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए जब ये पॉजिटिव आयंस इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक स्ट्रॉन्गली जब अटैच होंगे इसके साथ, तो अब इसका मॉडल क्या था कि न्यूट्रल होने की लेकिन क्या है कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनके साथ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं दैट आर नॉट सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो अभी भी ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी क्या करेगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कि इन एडिशन टू दीज पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसके साथ बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड हो चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना चुके हैं, अब ये क्या करेगा नेगेटिव चार्ज कि अब मीडियम में जो और बाकी के पॉजिटिव आयंस है उनको भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से अब ये जो है यहाँ पे क्या है, कैटाइंस है, जो दोबारा से और क्या करेंगे, इस नेगेटिव पार्टिकल की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पे जो ये लेयर बनी है दिस, जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था इसे अराउंड जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए है वो क्या है, इसके साथ स्ट्रांगली बाउंड है। तो यहाँ पे एक लेयर की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। ये जो लेयर है ये लेयर फिक्स है, मीन्स कि ये मूव नहीं होगी, इसके साथ पार्टिकल के साथ स्ट्रांगली अटैच है। तो इसीलिए हम इस लेयर को क्या कहेंगे, स्टेशनरी लेयर में इसको कह सकते हैं, हम इसको फिक्स लेयर कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टर्न लेयर, ठीक है। तो ये आपकी पहली लेयर आ गई। देन इसके बाद आपकी नेक्स्ट लेयर इसमें आती है ये वाली, कि इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो अब आपका जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसके अराउंड क्या है, यहाँ पे एक क्लाउड ऑफ आयन जो है वो भी इसकी तरफ जो है ट्रैक हो रहा है, ठीक है। तो मीन्स कि इस पार्टिकल के अराउंड क्या है, देयर इज प्रेजेंट अ क्लाउड ऑफ आयंस, ठीक। तो अब इस लेयर में जो ये पॉजिटिव चार्ज होंगे या जो भी आयंस होंगे वो स्टेशनरी नहीं होंगे, वो मोबाइल होंगे, वो बाकी आयंस के साथ जो है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डिस्पर्शन मीडियम की तो उसमें क्या है, एक थर्मल एनर्जी होती है जिससे क्या है आयन जो है वो मूव करते रहते हैं। तो इसीलिए जो आयन क्लाउड है अराउंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ये रिप्लेसेबल है, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पे लेयर बन रही है आयंस की, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ डिफ्यूज लेयर, या फिर हम इसको कहेंगे दिस इज अ गैरी-चैपमैन लेयर, ठीक है, ये लेयर। अब देन उसके बाद अब जो पार्टिकल है अब इसके अराउंड क्या है, दो लेयर से, एक आपका स्टर्न लेयर हुआ एंड सेकेंड वन इज डिफ्यूज लेयर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू लेयर्स हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ठीक है। अब अगर हम और आगे जाते हैं इस लेयर के, तो अब कोलाइडल पार्टिकल किसमें प्रेजेंट है, डिस्पर्शन मीडियम में, ठीक है। तो अब अगर हम और फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है यहाँ पे अभी भी कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे और कुछ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, बट इस रीजन में क्या होगा, बियॉन्ड दिस इलेक्ट्रिक डबल लेयर, जहाँ उस रीजन में क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी होगी। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मीन्स कि अब ये जो डबल लेयर के बियॉन्ड जो आपका रीजन है, इसके आगे जो रीजन है वहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक बैलेंस में होंगे, वहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज।
तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, इट इज अ इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। ठीक है, तो ये तो गई किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डार्क के बारे में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या होता है, सबसे पहले अगेन हम कहाँ जाएंगे, पार्टिकल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो पार्टिकल के सरफेस के ऊपर क्या है, अगर हम इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा। मीन्स कि अगर पोटेंशियल हम यहाँ पे जैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे आपका एक चार्ज है वो प्रेजेंट है सरफेस पे। ठीक है, तो एक आपके चार्ज है जो आपके प्रेजेंट है इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन है उसमें एक पोटेंशियल होगा, और जो सॉलिड सरफेस है वहां पे एक पोटेंशियल होगा, क्योंकि वहां पे एक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लाइक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सपोज आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, एक हाइट पे अपने उसको रख दिया, सपोज 1 फीट पे है, तो 1 फीट पे क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देन उसके बाद अगर आप उसको और ज़्यादा की हाइट को रेज करते हो ना, आप उसको 2 फीट पे रखते हो डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस ग्राउंड, तो उस पोटेंशियल एनर्जी जो है और इंक्रीज होती। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करें इसकी बात, चार्ज जो कि आयंस यहाँ सरफेस पे प्रेजेंट है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रो न्यूट्रल की, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ तो अगर हम बात करें किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पार्टिकल सरफेस एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पार्टिकल के सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ सरफेस पोटेंशियल। अब हम आगे को अगर चाहें इस लेयर की अगर हम बात करें किसी स्टर्न लेयर की, ठीक है, तो स्टर्न लेयर में भी अगर हम देखें सपोज दिस पॉइंट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इट इज द दिस स्टर्न पोटेंशियल। ठीक है, देन फर्दर इफ वी मूव फॉरवर्ड, तो देन उसके बाद आपका आता है दिस डिफ्यूज लेयर। ठीक है, अब डिफ्यूज लेयर में भी हमारे पास एक प्लेन है जिसको हम क्या कहते हैं, स्लिपिंग प्लेन। तो स्लिपिंग प्लेन जो है वो कौन सा पोर्शन है, दिस रीजन, जैसे यहाँ पे लाइन है, दिस इज नोन एज द स्लिपिंग प्लेन। ठीक है, तो इस स्लिपिंग प्लेन में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट होगा। तो जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस स्लिपिंग प्लेन पे है उसको हम नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो ये जीटा पोटेंशियल है, इसका मेजर रोल है किसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा जीटा पोटेंशियल होगा तो उतना ही ज़्यादा कोलाइडल पार्टिकल जो है दैट विल बी स्टेबल, बिकॉज दिस जीटा पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ अ रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि जीटा पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, और वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे और वो स्टेबल फॉर्म में रहेंगे थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व में हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम पार्टिकल सरफेस से दूर होते जाएंगे तो जो ये पोटेंशियल है इनकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सरफेस पोटेंशियल, तो सरफेस पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टर्न पोटेंशियल, जो कि आपका इस लेयर पे प्रेजेंट है। तो उस पे अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू देखें दैट विल बी लेस देन द सरफेस पोटेंशियल। और उसके बाद जीटा पोटेंशियल है, तो जीटा पोटेंशियल भी क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। सिमिलर एग्जांपल है कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे उसकी हाइट कम होती जाएगी उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली इसमें भी क्या है कि जितना जितना जो ये सरफेस है पार्टिकल सरफेस से दूर होता जाएगा और वो उसके पास आता जा रहा है, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन के करीब आता जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जिसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं वो भी जो है डिक्रीज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डबल लेयर। एंड वन मोर थिंग कि हम जैसे यहाँ पे हमने कहा कि जीरो पोटेंशियल को ही हम कंसिडर क्यों करते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल,
तो जीटा पोटेंशियल को हम क्यों कहते कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम ये क्यों कहेंगे कि सिर्फ जीटा पोटेंशियल ही डिटरमाइन करेगा कि आपका कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल है या फिर नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जो ये पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक डबल है वो क्या करती है, वो इस पार्टिकल के साथ अटैच रहती है। ठीक है, तो सपोज आपका अगर कोलाइडल पार्टिकल किसी डिस्पर्शन मीडियम में प्रेजेंट है, उस पार्टिकल में जो है एक मूवमेंट हो रही है, वो आगे को मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे वो पार्टिकल मूव करता जाएगा उसके अराउंड जो ये क्लाउड है आयंस का, मीन्स जो इसके अराउंड ये इलेक्ट्रिक डबल लेयर है वो भी इसके साथ मूव करती जाएगी। तो हर एक पार्टिकल के अराउंड क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर प्रेजेंट होगा। तो उनका जो रिपल्शन होगा वो किसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस जीटा पोटेंशियल, क्योंकि हर एक पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, जो जीटा पोटेंशियल होगा। तो जितना ज्यादा पार्टिकल पे जीटा पोटेंशियल होगा तो उतना ही ज्यादा उनमें रिपल्शन होगा। ठीक है, then electrokinetic phenomena. The movement of a charged surface with respect to an adjacent electric phase is the basic principle underlying for electrokinetic phenomena. मीन्स कि इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना है, इसमें क्या है कि एक पार्टिकल में क्या है, ड्यू टू द presence of a charge, a particle is able to move। ठीक है, उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट चार्ज, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, मूवमेंट ऑफ अ चार्ज सरफेस विद रिस्पेक्ट एंड एडजेसेंट लिक्विड फेज, मीन्स कि जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है वो आपका प्रेजेंट है किसमें, एक लिक्विड फेज में। तो उस चार्ज की वजह से जो एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट द जो जो लिक्विड उसके अराउंड प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना। और इसमें हमारे क्या है, चार फिनोमेना है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल एंड स्ट्रेनिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब आपने क्या किया, कंटेनर में कोलाइडल डिस्पर्शन रखा है, देन आप उसमें क्या करें, वोल्टेज उसको प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको क्या दे रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें अप्लाई कर रहे हो। कैसे, आप उसमें क्या कर रहे हो, दो इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हो। ठीक है, देन बाय मींस ऑफ दिस इलेक्ट्रोड यू विल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू दिस कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड जो है दैट विल बिहेव एज एनोड, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी योर कैथोड। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे क्या है, कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम। अब इस कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब डिपेंडिंग ऑन द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, वो कोलाइडल पार्टिकल क्या है, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। सपोज जैसे यहाँ हमने एग्जांपल दिया कि अगर आपका कोलाइडल पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, then this colloidal particle will move towards the negatively charged electrode, मीन्स कि वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। और अगर आपका पार्टिकल जो है नेगेटिवली चार्ज है, then this will move towards the एनोड। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रही है किसी भी पार्टिकल की टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, ये इंफॉर्मेशन, ये स्टडी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने फाइंड आउट करना है कि जो आपका कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। अगर आपने वो स्टडी करना है, अगर आपने ये चीज़ डिटरमाइन करनी है कि कौन सा चार्ज वहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें आप क्या स्टडी करोगे कि पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ सबको ये
इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग द चार्ज ऑफ पार्टिकल। देन सेकेंड थिंग या फिर हम कह सकते हैं सेकेंड एप्लीकेशन क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस आप और क्या चीज़ इससे डिटरमाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज द जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल भी आप किससे फाइंड आउट कर सकते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे दैट इज V अपॉन E इंटू 4 पाई ईटा अपॉन एप्सिलॉन इंटू 9 इंटू 10⁴। इन दिस जो जीटा है दैट इज योर जीटा पोटेंशियल, V जो है that is the velocity of movement of particle in centimeter per second, E जो है that is the externally applied potential gradient in volts per centimeter। इससे जो भी आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपको E से रिप्रेजेंट करोगे। ईटा जो है that is the viscosity of the medium, ठीक है। एंड एप्सिलॉन that is the dielectric constant of the medium, जो कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी dielectric constant के बारे में पढ़ा था। तो that is denoted by this epsilon, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, इसमें जो आपका ये v है जो हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कैसे करेंगे कि वेलोसिटी क्या है। इसमें क्या है कि सपोज आपने अगर मूवमेंट देखनी है किसी भी कोलाइड पार्टिकल की, उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको प्लेस करोगे किसमें, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल। इन दिस डायग्राम आपको ये आपका जो है इट इज योर इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल में क्या है, जो ये है ये आपका इसमें कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो है दिस इज द एनोड एंड दिस वन इज द कैथोड, जो भी इलेक्ट्रोड्स में डिप है। अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल को अगर आप ऑब्जर्व करो अंडर अ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो थ्रू दैट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यू कैन फाइंड दैट कि जो उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स है उनकी मूवमेंट कहाँ की तरफ हो रही है, ठीक है। कैथोड की तरफ हो रही है, एनोड की तरफ हो रही है, जिससे आपका चार्ज जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड थिंग जो है जीरो पोटेंशियल, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, जिस मैंने अभी आपको बताया वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट पार्टिकल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है इसमें जो लेंस होता है उसमें रेटिक्यूल प्रेजेंट हो रहा है, जिसमें कि क्या है स्केल्स जो है वो मेंशन, जैसे आपने माइक्रोमेरेटिक्स टॉपिक में जो आपने पाउडर की जैसे एनालिसिस की थी, उसमें आपका जो आईपीस था जो आपने देखा था उसमें ग्रेटिक्यूल प्रेजेंट था, उसमें क्या थे स्केल्स थे, ठीक है। तो ये ग्रेटिक्यूल जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के आईपीस में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो पार्टिकल जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम को थ्रू दैट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जो पार्टिकल है उनका मीन्स कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं कितने टाइम में, उसे आप क्या निकाल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो यूजिंग दैट ग्रेटिक्यूल एंड फाइंड दिस वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो ये जो सारी आपके पास वैल्यूज आएंगी, वी की वैल्यू ये आपकी नोन होगी, कितना आप उसमें पोटेंशियल दे रहे हो, कॉस्ट की आप फाइंड आउट करोगे, डायरेक्ट कांस्टेंट निकालोगे मीडियम का, तो उससे आप क्या कर सकते हो सीधा पोटेंशियल है वो डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम का। एंड हियर इज द डायग्राम, हियर इज द डायग्राम ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये है इसके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के यहाँ पे हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल जो है उसको केस किया है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू दिस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पार्टिकल का चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, या फिर अगर आपने पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। वन मोर मेथड जो हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, यहाँ पे जो हम एपरेटिस यूज कर सकते हैं, तो उसमें हमारे एक यू ट्यूब आता है, तो ये आपके पास ये ट्यूब है, इसमें क्या है इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो ये जो है इसमें आप ट्यूब जो है आपका एक ग्लास ट्यूब जो है इसमें आपका कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम प्रेजेंट है। तो जब आप इसमें पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करोगे तो ये जो पार्टिकल्स है इस डिस्पर्शन सिस्टम में उनकी क्या होगी मूवमेंट टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे इसमें हमने देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कहाँ को मूव कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स है these are bearing a negative
चार्ज। ठीक है, तो ये apparatus भी हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए। Now the second electromagnetic phenomena is electroosmosis. First of all, what is osmosis? Osmosis क्या होता है कि solvent जो है वो मूव करता है from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. Okay, it is a simple osmosis. But here we are using electroosmosis. Electroosmosis में क्या होगा? In this, the solvent will move to a semi-permeable membrane, but under the influence of an electric field. Means कि इसमें क्या होगा कि जो आपका कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है, हम उसको अगर एक वोल्टेज प्रोवाइड, जैसे हमने तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें, सपोज ये आपका जो है असेंबली है, इसमें आपने क्या किया है, ये जो पोर्शन है इसमें आपने कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम को फिल किया है। ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट है इसमें, सॉरी, ये जो कंपार्टमेंट है इसमें आपका प्रेजेंट है कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम। ठीक, और ये जो कंपार्टमेंट है इसमें प्रेजेंट है जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है। सपोज अगर आप डिस्पर्शन मीडियम यहाँ पे वाटर है, तो ये दो कंपार्टमेंट है, इसमें आपका वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर रहे हो, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होने से क्या होगा, यहाँ पे जो है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एज अ बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोड जो है दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो, होना क्या चाहिए था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है जिन पे चार्ज प्रेजेंट है वो क्या करने चाहिए थे, वो मूव करने चाहिए थे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। बट अब आपने इसमें क्या किया है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनको आपने पैक किया है, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ये इस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है और इस कंपार्टमेंट के ये पोर्शन पे प्रेजेंट है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर आप अब इसमें वोल्टेज भी दे रहे हो, ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएंगे, ये इस कंपार्टमेंट में पैक्ड है। ठीक है, नाउ अब सपोज कि जो ये कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट थे, हमने कहा कि इसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज थे, मींस कि दीज कोलाइडल पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका जो डिस्पर्शन मीडियम है उसमें कौन से चार्ज मैक्सिमम होंगे, इट्स अपोजिट चार्ज, जो कि यहाँ पे कौन से है, नेगेटिव आयंस। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल पे अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है, जिसका सॉल्वेंट होगा, उसमें मैक्सिमम कौन से आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब आप इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, अब कोलाइडल पार्टिकल तो मूव कर नहीं पा रहे हैं। सेकेंड चार्ज किस पे है, डिस्पर्शन मीडियम पे। ठीक है, तो अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब जो ये नेगेटिव आयन है, क्योंकि पॉजिटिव तो हो नहीं पा रहे, वो तो पैक है रीजन में, तो फ्री कौन है, नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन जो कि किसमें प्रेजेंट है, इस डिस्पर्शन मीडियम में, जो कि आपका वाटर है, जो कि वाटर में प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। मींस कि अगर आप वाटर में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये नेगेटिव आयंस कहाँ की तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसके साथ सॉल्वेंट है उस आयन के साथ, वो भी उसके साथ साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल है दैट इज स्टेशनरी और जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज मोबाइल। और ये सॉल्वेंट जो है वो क्या करेगा, इस कंपार्टमेंट से मूव करेगा टुवर्ड्स दिस कंपार्टमेंट। ठीक है, और ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें अगेन चार्ज देखना हो कि कौन सा चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल का, तो वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ दिस लिक्विड इन द कैपिलरी। यहाँ पे क्या है, कैपिलरी प्रेजेंट है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो डिस्पर्शन मीडियम है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। तो जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट टू दिस कंपार्टमेंट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हम लिक्विड का लेवल देखें, यहाँ पे वो राइज हो जाएगा, सपोज इस लेवल तक गया, और यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल है दैट विल फॉल डाउन। ठीक है, तो इससे भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव आयन है तो जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है उस पर क्या चार्ज होगा, तो अपोजिट चार्ज होगा, तो वी कैन फाइंड आउट कि जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है उसके फिर उसके
ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, as here if we take example of this clay surface, अगर आप clay को एक dispersion medium में like water में आप disperse करते हो जिसमें कि आपके क्या है electrolyte present है, means कि उस dispersion medium में आपके कुछ positive ions होंगे और कुछ इसमें negative ions होंगे। previously जैसे मैंने आपको कहा कि अगर जैसे एक simple surface है, ठीक है, उस पर एब्जॉर्ब कौन सा चार्ज होगा, अगर हम टेंडेंसी की बात करें इन जनरल पॉजिटिव नेगेटिव के केस में, तो उस पर नेगेटिव आयन जो है वो एब्जॉर्ब होगा पार्टिकल के सरफेस पे, क्योंकि जो कैटायंस होते हैं, जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी क्या होती है हाइड्रेट होने की। तो जैसे इसमें भी एग्जांपल है क्ले सरफेस का, तो क्ले सरफेस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और जो ये है ब्लू कलर में दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसके अराउंड क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है जो क्ले सरफेस है दैट इज स्टेशनरी, वो मूव नहीं करेगी। मूव क्या करेगा, आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और पॉजिटिव आयंस के अराउंड क्या है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए इन आयंस के साथ साथ सॉल्वेंट भी जो है उनकी भी मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो कि यहाँ पे कहाँ की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। अब वन मोर थिंग, जो ये हमारा जो है जो प्रोसेस है दिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इसको हम और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम अप्लाई कर सकते हैं अगेन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जीटा पोटेंशियल। तो अगर आपने कोई भी कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम का जीटा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय मीन्स दिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड। तो इसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे V इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन इंटू जीटा into E on eta, in which E is the electroosmotic velocity, epsilon is dielectric constant of medium, E जो है that is electric field and eta is viscosity of the medium। तो ये इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, eta पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हो by the means of electroosmosis। Streaming potential, when the liquid is forced to flow through the capillary or the plug by an applied pressure, an electric potential difference is developed which is called the streaming potential। अब सपोज ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक कैपिलरी है, और ये जो कैपिलरी में पर्पल शेडेड है इट इज द सॉलिड सैंपल। आपके पास ये ब्लू जो लाइन है, ब्लू कलर जहाँ जहाँ पे भी है दैट मीन्स कि वहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है जो कि आपका डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक है, एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड फेस है जो कि फर्दर किससे कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते थे, लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे थे, बट इन दिस केस हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, व्हाट विल वी डू, वी जस्ट अप्लाई द प्रेशर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन प्रेजेंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन हम क्या करेंगे, इस साइड से प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो लिक्विड है इट विल स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो यहाँ पे स्टेशनरी है और मूव क्या कर रहा है, दिस लिक्विड पार्ट ओनली। नाउ अब इसमें क्या होगा कि जो सैंपल है सॉलिड वाला उस पर पर्टिकुलर चार्ज होगा, जो कि हम कहते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल पे एक चार्ज प्रेजेंट होता है, और जो कि चार्ज के काउंटर आयंस होंगे। सपोज अगर जो कोलाइडल पार्टिकल है उस वो नेगेटिवली चार्ज है तो पार्टिकल पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज की, और जो काउंटर आयंस होंगे दैट इज द पॉजिटिव आयंस, वो आप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे डिस्पर्शन मीडियम में। ठीक है, तो
जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इसमें से जो लिक्विड है ये जब फॉरवर्ड की तरफ जैसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उससे क्या होगा कि जो इस डिस्पर्शन मीडियम में काउंटर आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज है, वो भी क्या करेंगे इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ड्यू टू दिस इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या होगा एट राइट साइड ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो पीछे रह जाएंगे दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और उस वजह से क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होगा। तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर इसके साथ कनेक्टेड है इसमें हमें एक रीडिंग शो होगी जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम उसमें प्रेजेंट जो आयंस वो भी मूव कर रहे हैं। तो जब वो एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो उसे क्या होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। और ये यहाँ पे अब पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। Now here we can explain it like this. अब जैसे इसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज दिस वन, ठीक है। देन उसके बाद जो इसके काउंटर आयंस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है डिस्पर्शन मीडियम है जो कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं किससे पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। अब इसमें क्या है कोलाइडल पार्टिकल जो है आपका सॉलिड सरफेस है दैट इज स्टेशनरी। तो जैसे मैंने आपको पीछे भी कहा कि आप क्या करोगे इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे। तो सपोज आपका जो प्रेशर है आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो जो लिक्विड है जो डिस्पर्शन मीडियम है दैट विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो जिससे क्या होगा कि जो यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होंगे जो कि काउंटर आयंस है वो भी इसी डायरेक्शन में आगे को फ्लो करेंगे। तो इससे क्या होगा क्योंकि जो काउंटर आयंस है उनका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसमें होगा डिस्पर्शन मीडियम में। तो जब वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो क्या होगा जो ये वाला जो एक साइड है इस कैपिलरी का दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज और पीछे उसमें क्या होंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, राइट। सी इन दिस देयर इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और मूवेबल यहाँ पे क्या है डिस्पर्शन मीडियम जिसमें कि क्या है पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। तो वो क्या कर रहे हैं राइट साइड की तरफ जो है मूव कर रहे हैं जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो एक साइड में आपके मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा एंड एट दिस एंड देयर विल बी नेगेटिव चार्ज। तो इससे क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है ये ऑरेंज एरो जो लेफ्ट साइड की ओर जो है मूव कर रहा है तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वे देयर ऑकर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। देन आफ्टर दिस ये जो प्रोसेस है जो एक फिनोमेना है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल इसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जीटा पोटेंशियल फॉर विच what we will do we will use the equation E is equal to epsilon zeta into P upon eta into AE where E जो है that is the potential difference means के चार्ज के शिफ्ट होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जनरेट हो रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E। देन उसके बाद P जो है दैट इज द अप्लाइड प्रेशर कि कितना प्रेशर आप अप्लाई करो कि डिस्पर्शन जो मीडियम है that will start to move, and zeta is zeta potential, epsilon is dielectric constant of medium, eta is viscosity of medium, and Ke जो है that is the conductivity of the medium. So from this equation we can determine the value of zeta potential. Now sedimentation potential. When dispersed particles move under the influence of gravity in a medium, this motion disrupts the equilibrium symmetry of the particle's double layer. The ion in the electric double layer
lag behind due to the liquid flow. This causes a slight displacement between the surface charge and the electric charge of the diffuse layer. As a result, the moving particle creates a dipole moment. The sum of all of the dipoles generates an electric field which is called sedimentation potential. So what happens in sedimentation potential? Suppose आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है कोलाइडल सस्पेंशन, ठीक है। अब इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये डिस्पर्शन मीडियम पे, उस पे क्या हो रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पे पार्टिकल्स पे एग्जर्ट हो रहा है। ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करेंगे। ड्यू टू दिस सेडिमेंटेशन जो ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बॉटम की तरफ, तो दैट मीन्स कि इसमें क्या हो रही है, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि जो ये पार्टिकल है इसके अराउंड क्या है, एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर प्रेजेंट है। तो अब ये जब पार्टिकल सेडिमेंट होगा तो सेडिमेंट होने की वजह से जैसे आपका अगर जो डिस्पर्शन मीडियम है वो एज सच है, अब उस डिस्पर्शन मीडियम के थ्रू पार्टिकल जो है वो सेडिमेंट हो रहा है। तो ड्यूरिंग दैट सेडिमेंटेशन प्रोसेस वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर प्रेजेंट है अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल, उस पे एक विस्कस ड्रैग जो है वो अप्लाई हो रहा है। ड्यू टू दैट विस्कस ड्रैग जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर में जो चार्ज है जो इक्विलिब्रियम में पहले इनिशियली प्रेजेंट थे, अब ड्यू टू दैट विस्कस ड्रैग उसमें एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, एक डायपोल मूवमेंट जनरेट होगा। ये तो एक कोलाइडल पार्टिकल की बात हुई। इसी तरह से अगर आपके पास कई सारे कोलाइडल पार्टिकल्स है तो हर एक कोलाइडल पार्टिकल में क्या होगा, ड्यू टू सेडिमेंटेशन एक डायपोल मूवमेंट जनरेट होगा। इसके उस पार्टिकल में एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होंगे और दूसरे साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ड्यू टू दैट अगर हम सब उन कोलाइडल पार्टिकल के डायपोल मूवमेंट का अगर हम सम ले, अगर हम सबको कंसिडर करें तो उसमें क्या होगा, नेट एक तरफ पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एंड अदर साइड जो है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ड्यू टू विच वहाँ पे क्या होगा, जैसे स्ट्रीमिंग पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। नाउ लेट अस सपोज कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें कि कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। इनिशियली अगर हम एक कोलाइडल पार्टिकल को देखें तो उसमें क्या होगा, नेगेटिवली सपोज जो बिल्कुल जो पार्टिकल का सरफेस होगा देयर विल बी नेगेटिव चार्ज, देन उसके बाद एक नेक्स्ट लेयर होगी किसकी, पॉजिटिव आयंस की, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लेयर बनाता है, जो कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक डबल लेयर में कहा था, जो एक स्टर्म या फिर इसको हम फिक्स लेयर भी कहते हैं। देन उसके बाद इसमें क्या होगा, जो बाकी के रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज है वो भी किस फॉर्म में होंगे, एक क्लाउड की फॉर्म में इस पार्टिकल के अराउंड जो है वो डिस्पर्स्ड होंगे, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर के केस में जहाँ पे आपका डिफ्यूज लेयर प्रेजेंट होता है। तो उस डिफ्यूज लेयर में क्या होंगे, जो भी रिमेनिंग पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जो पार्टिकल है अब इसके अराउंड क्या है, एक आयन की एक क्लाउड, आयन का एक क्लाउड प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, प्रॉपर जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ये कोलाइडल पार्टिकल है, जब इसकी सेडिमेंटेशन से क्या होगा कि अब इसमें अगर आप देखो इनिशियली मैंने आपको क्या दिखाया वहाँ पे कि जो पार्टिकल्स है उसके पार्टिकल है उसके अराउंड जो है चार्ज जो है एक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एक क्लाउड की तरफ है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ को शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड्स की तरफ, क्योंकि वो जो है वो मोबाइल नहीं होता है। बट जो आयन क्लाउड है जिसमें आपके पॉजिटिव वो अपवर्ड की तरफ जो है वो मूव होगा। तो अगर आप इनको कोलाइडल पार्टिकल्स को देखो, यहाँ पे क्या है, डायपोल मूवमेंट सेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये जो है here is the concentration of positive charge और यहाँ पे जो है here is the maximum concentration of negative charge।
तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डायपोल मूवमेंट जनरेट होगा। तो ये तो अब यहाँ पे कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स है। इसी तरह इस डिस्पर्शन मीडियम में और भी कई सारे कोलाइडल पार्टिकल्स है जिसमें सेम प्रोसेस होगा। तो अगर अब हम उन सब कोलाइडल पार्टिकल्स का सम ले तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, देयर विल बी नेट पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी नेट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अब क्या है, एक साइड में पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है और दूसरी साइड जो है वो नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, क्योंकि बॉटम पे जाके क्या है, कोलाइडल पार्टिकल जो है वो सेडिमेंट हो चुका है। तो पार्टिकल के साथ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए डाउनवर्ड की तरफ नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो इसको भी हम किस बेसिस पे देख सकते हैं, अगर आपके पास जो ये कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है, अगर इसको फर्दर आपने किसके साथ अटैच किए, वोल्टमीटर के साथ, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो उसकी रीडिंग से कि ड्यू टू दिस सेडिमेंटेशन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। मीन्स वो पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है किसकी वजह से, सेडिमेंटेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल की वजह से। ठीक है, पोटेंशियल, तो उसके लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज E is equal to L into epsilon rho minus rho naught into G into theta divided by eta into KE, where E जो है that is the potential difference, means सेगमेंटेशन के बाद जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन जो है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, G जो है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L जो दैट इज द लेंथ ऑफ द सिस्टम। मीन्स कि अगर हमने बात करी कि जो आपके पास सिलेंडर है, कंटेनर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो किस हाइट से फॉल कर रहे हैं, तो टोटल इसका हाइट का जो वैल्यू है, मीन्स जो ये लेंथ है इसकी कंटेनर की, उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ठीक है, देन इसके बाद रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ कोलाइड, रो नॉट जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एंड के इज द conductivity of the medium. So that is about the sedimentation potential. One of the topic in this electrical properties of the colloidal dispersion system is Donan membrane equilibrium, and the principle of this Donan membrane equilibrium is also based on the presence of a charge on the these colloidal particles. So this principle, the principle of Donan membrane equilibrium, is used to enhance the absorption of drug when it combines with the non-diffusible colloidal particles. ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई ड्रग है, उसकी अगर आपने एब्जॉर्प्शन जो है एनहांस करनी है, वो कैसे एनहांस हो सकती है, अगर वो ड्रग पार्टिकल जो है किसके साथ कंबाइन करे, कोई नॉन डिफ्यूजेबल कोलाइडल पार्टिकल के साथ। मीन्स कि अगर आपकी ड्रग जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट है, वो ड्रग जो है वो पास करेगी, वो डिफ्यूज होगी थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बट जो कोलाइडल पार्टिकल है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास नहीं करेगा। But in presence of that colloidal particle in biological system, जो ड्रग का डिफ्यूजन है थ्रू दिस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वो एनहांस हो जाएगा, जिसकी वजह से उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और एग्जांपल ऑफ वन ऑफ अ कोलाइडल this colloidal particle that is used for the increase of absorption of the drug is sodium carboxymethyl cellulose, which carries a negative ion on it. तो अगर आपकी ड्रग कोई नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रग पार्टिकल है, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर किसके साथ कंबाइन करे, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज के साथ, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज का जो कोलाइडल पार्टिकल है वो खुद बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को
पास नहीं करेगा, बट वो क्या करेगा, जो आपकी नेगेटिवली चार्ज ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन जो है उसको एनहांस करेगा, ताकि मोर ऑफ द ड्रग जो है वो पास करे और डिफ्यूज हो थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से. An example of the drug whose absorption can be enhanced by means of this principle is sodium salicylate and potassium benzyl penicillin. Now अगर अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली आगे एक्सप्लेन करें, देन अकॉर्डिंग टू एस्केपिंग टेंडेंसी मीन्स कि जो हमने देखा था इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा कि जो आपका आउटसाइड कंपार्टमेंट है जितना उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइट कहाँ प्रेजेंट होगा जितना आपका इनसाइड कंपार्टमेंट है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे क्या लिया था NaCl, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे Na पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है एंड Cl नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, क्योंकि ये आयन जो है डिफ्यूजेबल है तो इसीलिए क्या होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आउटसाइड कंपार्टमेंट में होंगे उतने ही Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन जो है वो इनसाइड कंपार्टमेंट में होंगे. देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को अगर हम देखें तो अगर हम इंडिविजुअली कंसिडर करें, सबसे पहले अगर हम आउटसाइड कंपार्टमेंट को देखें तो जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे, और इसी तरह से जो आपका इनसाइड कंपार्टमेंट है जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होंगे. तो इसीलिए आउटसाइड में हम ये लिख सकते हैं क्योंकि आउटसाइड में आपका सिर्फ क्या प्रेजेंट है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस, तो Na पॉजिटिव आयंस विल बी इक्वल टू Cl नेगेटिव आयंस, और जो इनसाइड वाला कंपार्टमेंट था उसमें आपके क्या था Na पॉजिटिव था R नेगेटिव था जिसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया है दैट इज द कोलाइडल पार्टिकल जिसके ऊपर अनायनिक चार्ज है, और क्या है वहाँ पे Cl नेगेटिव आयन. तो यहाँ इनसाइड में भी अब क्या होंगे पॉजिटिव विल बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, तो Na पॉजिटिव विल बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज आपके पास कौन कौन सा R नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, तो ये इसके इक्वल होगा. तो इस इक्वेशन को यूज करके हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ऊपर इक्वेशन था Na पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव O इज इक्वल टू Na पॉजिटिव I इंटू Cl नेगेटिव I. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं Na पॉजिटिव को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं आउटसाइड कंपार्टमेंट में Cl नेगेटिव के, क्योंकि यहाँ पे क्या था आउटसाइड वाले में हमने क्या लिखा था Na पॉजिटिव इज इक्वल टू Cl नेगेटिव, तो इसलिए हम इस Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे किसके साथ Cl नेगेटिव के साथ. अब यहाँ पे हमने इसमें सब्सक्रिप्ट में हमने ओ लिखा है, तो ओ जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन से आयन की बात करते हैं आउटसाइड कंपार्टमेंट वाले आयन की, और जैसे यहाँ पे हमने आई लिखा है तो आई मीन्स कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन से आयन की जो हमारे इनसाइड कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसी तरह से जो आपकी राइट हैंड इक्वेशन है इसमें आप इस Na पॉजिटिव को किससे रिप्लेस कर सकते हो R नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव के साथ, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे मेंशन किया है. ठीक है, देन इसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हम क्या करेंगे, आपने क्या किया जो ये यहाँ पे Cl नेगेटिव है उसको हमने मल्टीप्लाई किया R नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव से, तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बनेगी Cl स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो था Cl नेगेटिव इंटू Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव स्क्वायर आ जाएगा विल बी इक्वल टू Cl नेगेटिव स्क्वायर प्लस R नेगेटिव I प्लस Cl नेगेटिव I. ठीक है, इसको फर्दर तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी. अगर आप इस इक्वेशन में से क्या करोगे, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें अगर आप क्या कर रहे हो Cl नेगेटिव आयन को स्क्वायर को अगर आप क्या करो कॉमन ले रहे हो तो उसको आप कॉमन लोगे तो दिस इक्वेशन विल बी 1 प्लस R नेगेटिव I अपॉन Cl नेगेटिव I. ठीक है, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड जो आपके जो इक्वेशन है दैट विल बी Cl नेगेटिव स्क्वायर, ये वाली. ठीक है, देन अब आप क्या कर रहे हो, जो आपका यहाँ पे आपने कॉमन निकाला था Cl नेगेटिव स्क्वायर उसको आप क्या ले रहे हो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी Cl
नेगेटिव स्क्वायर जो कि आउटसाइड कंपार्टमेंट में है डिवाइडेड बाई Cl नेगेटिव स्क्वायर जो कि आपका इनसाइड कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है इज इक्वल टू 1 प्लस R नेगेटिव I डिवाइडेड बाई Cl नेगेटिव I। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या होगा, Cl नेगेटिव in outside compartment divided by Cl negative in inside compartment is equal to square root of 1 plus R negative in inside compartment upon Cl negative in inside compartment। क्योंकि यहाँ पे जब हमने जो ये वाला आपका इक्वेशन है इसको अगर आप देखो तो जैसे दोनों पे क्या है स्क्वायर स्क्वायर चार्ज है तो उस पर कॉमन स्क्वायर डेवलप होगा। देन उस स्क्वायर को अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ इसको शिफ्ट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो आपके पास अल्टीमेटली ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें मैंने आपको क्या कहा कि जो आपका R नेगेटिव आयन है वो आपका क्या है, कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था लाइक कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज अगर आपका कोलाइडल पार्टिकल है वो भी क्या है, डिफ्यूज नहीं हो पाता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से और वो हम कोलाइडल पार्टिकल उसका सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का यूज कर सकते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें हमने लेटर सपोज किया कि जो आपका R नेगेटिव है वो एक कोलाइडल पार्टिकल है और कोलाइडल पार्टिकल में से हमने एग्जांपल लिया सपोज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का। देन उसके बाद आप Cl नेगेटिव आयन जो है आपका उसको हम किसके साथ रिलेट करते हैं, ड्रग पार्टिकल के साथ। ठीक है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, D नेगेटिव यहाँ पे। देन अब अगर आप इन्हीं टर्म्स को कि इस वाले इक्वेशन में तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, जहाँ जहाँ Cl नेगेटिव है वहाँ पे आपका D नेगेटिव आएगा और जहाँ पे ये है जो R है आप उसको यहाँ पे एज सच R नेगेटिव लिख सकते हो क्योंकि इट इज नोन कि ये आपका कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये इसका आएगा मैथमेटिकली अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सको। नाउ नेक्स्ट इज कि आप अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कोलाइडल पार्टिकल। सो अब आपके पास इक्वेशन जो आई अभी दैट वाज D नेगेटिव इन आउटसाइड चैम्बर डिवाइडेड बाय D नेगेटिव इन इनसाइड चैम्बर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस R नेगेटिव इन इनसाइड चैम्बर एंड D नेगेटिव इन इनसाइड चैम्बर। ठीक है, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है जो कि नॉन डिफ्यूजेबल है वो कैसे ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकता है, हम कह सकते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन को एनहांस कर सकता है यहाँ पे। अब सपोज अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो ये आउटसाइड कंपार्टमेंट लिखा है इनसाइड कंपार्टमेंट करते हैं। नाउ लेट अस सपोज कि जो आपका यहाँ इनसाइड कंपार्टमेंट है दैट इज योर GI ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब ड्रग जो है उसकी मूवमेंट कहाँ से होगी, GI ट्रैक्ट से ब्लड की तरफ। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे केस लेते हैं फर्स्ट, अगर R नेगेटिव डिवाइडेड बाय DI नेगेटिव की वैल्यू 8 है, मीन्स कि अगर आप इसका रेशियो लेते हो R नेगेटिव अपॉन I मीन्स कि जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है जो आपका GI ट्रैक में GI ट्रैक में प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय जो ड्रग आपकी GI ट्रैक में प्रेजेंट है, अगर उनका रेशियो जो है 8 है तो उससे आपका क्या फाइंड आउट होगा कि जो आपका ये DI नेगेटिव अपॉन DI नेगेटिव आउटसाइड जो कि ब्लड में है डिवाइडेड बाय ड्रग जो आपकी GI ट्रैक में है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इक्वल टू 3। मीन्स की आपने यहाँ पे जो रेशियो लेनी है वो किसके इक्वल है, 8 के। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 8 मीन्स कि आप ले रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 9। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी इक्वल टू 3 मीन्स कि जब जो कोलाइडल पार्टिकल और ड्रग का रेशियो इन GI ट्रैक्ट इक्वल टू हमने अगर 8 लिया है तो जो आपकी ड्रग ब्लड में जाएगी तो दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन द GI ट्रैक्ट। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट केस आता है, अगर आपका यही कोलाइडल पार्टिकल और ड्रग पार्टिकल का रेशियो अगर है 99 मीन्स कि अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है उसका कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो कोलाइडल पार्टिकल का क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो आपकी वैल्यू भी ये जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब अगर आप ले रहे हो इसको 99
तो देन अब इस 99 को अगर आप पुट कर रहे हो किसमें, अगेन दिस इक्वेशन में, तो r नेगेटिव बाई d नेगेटिव, अब आपका क्या आएगा 99, ठीक है। तो इसको इसमें पुट करके आपके पास फर्दर इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगी, दिस d नेगेटिव जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में, डिवाइडेड बाई d नेगेटिव जो आपका प्रेजेंट है किसमें, GI ट्रैक में, तो किसके इक्वल होगा, जब आप इस 99 को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करोगे, इट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 100, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स कि जो आपकी ड्रग है इसमें ब्लड में, दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ड्रग इन GI ट्रैक्ट, जो कि इसको हम यहाँ पे इनसाइड से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये आपका ड्रग जो है दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड, और जो ये ड्रग है दैट इज प्रेजेंट इन GI ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, केस फर्स्ट में आपका जो रेशियो था दैट वाज 8, तो जब आपने 8 लिया था तो ब्लड में आपकी कितनी ड्रग थी, 3 टाइम्स ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन GI ट्रैक्ट। लेकिन जब आपने उसी रेशियो को इंक्रीज किया, अब जब आपने कोलाइडल पार्टिकल को अगर हम कहें कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो आपके पास 99 वैल्यू आई। तो ड्यू टू दैट इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अब आपकी ड्रग जो है कितनी प्रेजेंट है ब्लड में, 10 टाइम्स ऑफ द ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन GI ट्रैक्ट। मीन्स कि अब इसकी ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो और बढ़ गई है। तो इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के बेसिस पे कैसे एक कोलाइडल पार्टिकल जो कि नॉन डिफ्यूजेबल है थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वो आपकी ड्रग के ट्रांसफर को, आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। सो इट इज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डॉनन इक्विलिब्रियम मेम्ब्रेन, जिसमें कि मेजर रोल कौन प्ले करता है, अ चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन अ पार्टिकल, ठीक है। क्योंकि सारा किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से फर्दर जो है पार्टिकल्स की जो है वो मूवमेंट हो रही है। So that's about the electrical properties of the colloidal dispersion system, and here we are completing our topic properties of a colloid. Thank you.